नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक महामुलाकात महाशक्तियों के बीच होने वाली है, उसे लेकर तमाम तरह के सवाल दिमाग में उठ रहे हैं और धमकियों का दौर भी चल रहा है। एक धमकी ट्रंप दे रहे हैं कि अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक और मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, बेसेंट वित्त मंत्री अमेरिका। उनका ये कहना है कि भारत को भी और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि चाइना को तो बोल नहीं सकते, तो भारत को परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। इन सब के बीच अंकुर सर, सबसे पहले ये जो मुलाकात है कल की, और पूरी दुनिया की निगाहें, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी, इससे थोड़ा सा डिकोड करिए। धन्यवाद पुनीत। ये मुलाकात काफ़ी अहम है क्योंकि पहली बार दोनों देशों के राष्ट्रपति, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति दोनों मिलेंगे। और ये मीटिंग पहले खबरें आई थी कि यूएई में होगी, फिर कहीं और होगी, फाइनली अलास्का में हो रही है। इस मीटिंग से ऐसी उम्मीद की जा रही है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इस मीटिंग में अगर कुछ सहमति बनती है तो जो साढ़े तीन साल पुराना एक मुद्दा है यूक्रेन युद्ध का, वो ख़त्म होने के आसार हैं। लेकिन इसमें पेंच भी बहुत सारे हैं। पेंच ये है कि इसमें यूक्रेन की कोई भूमिका सीधी नहीं नज़र आ रही, इसमें यूरोपियन यूनियन की कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो मुलाकात है, ये दो बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में है। तो अब क्या, जिसमें यूक्रेन पार्टी नहीं है, तो क्या अमेरिका फुल फ्लेजली इस चीज़ को आगे बढ़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर लैंड स्वैप की बात होती है, जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है, कि रूस उन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जो उसके कब्ज़े में है, तो ऐसे में अगर कोई लैंड स्वैपिंग की कोई संभावना बनती है तो क्या वो यूक्रेन को एक्सेप्टेबल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें एक बड़ी पार्टी यूरोप भी है। अब यूरोप क्यों पार्टी है? क्योंकि रूस उसके मुहाने पे है, यानी कि रूस और यूक्रेन जो दोनों मुल्क हैं, वो उनका जो पूरा बॉर्डर है यूरोप से मिलता है, तो यूरोप ज़्यादा अपने आप को थ्रेटेंड फील करता है इस लड़ाई से, क्योंकि लड़ाई इसलिए बड़ा एग्रेसिवली बोल भी रहा है कि आप अमेरिका साथ रहे ना रहे, हम रहेंगे, हम हथियार देंगे। हाँ, इसी तरह के रिएक्शन अपनी सिक्योरिटी को लेकर। अपनी सिक्योरिटी को लेके। तो ऐसे में अगर ट्रंप कोई डील करते हैं पुतिन के साथ, तो पूरी दुनिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है डील होना, क्योंकि जिस तरह ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में छेड़ा है, उसके अपने अलग नतीजे हैं। प्लस अब रूस को भी अब इस वॉर से निकलने का एक रास्ता चाहिए, एक फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि 3.5 साल तक रूस इस जंग को लड़ चुका है। तो अगर ये 1.5 साल 2 साल और चलती है तो ये दुनिया की उन सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक शामिल हो जाएगी जो इस धरती पर लड़ी गई हैं। यानी कि 5-5 साल 10-10 साल जो जंगें चलती हैं, ये फिर उनमें शुमार हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसके आउटकम पॉजिटिव आने चाहिए, पूरी दुनिया के लिए ठीक रहेगा, और ट्रंप की वाहवाही हो जाएगी तो शायद हो सकता है कि कुछ देशों पे टैरिफ कम हो जाए। जी, वो तो खैर आजकल जंग रुकवाने के एक्सपर्ट हैं। लोग मजाक मजाक में ये कहते हैं हमारे मोहल्ले में बहुत झगड़ा हो रहा है नल के पानी को लेकर। खैर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसे सबसे बड़ा जो इसका पार्टनर है, रशिया का पार्टनर है तेल के लिहाज से, वो चाइना है। पर चाइना पर थोड़ी नरमी, और अभी कल मेरे ख्याल से फिर से टैरिफ कम किया गया। पर भारत को बार बार ये बताना है कि नहीं, आप तेल मत खरीदो, आप तेल मत खरीदो, अपना बिजनेस उधर चल ही रहा है अमेरिका और रशिया का। इसके क्या मानी है, या ये सिर्फ एक बोल देना, इस वजह से बोल दी गई बात? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है कि ये सवाल जो आपने पूछा, ये सारी दुनिया में जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि रूस का जो तेल खरीदार है सबसे बड़ा, तो वो चाइना है। लेकिन आपने चाइना का जो टैरिफ है वो पहले 90 दिन बढ़ाया, फिर उसको 90 दिन बढ़ा दिया। यानी कि आप चीन पर उतनी नरमी बरत रहे हैं, और भारत पर आपने 50% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू भी हो जाएगा। यानी कि आपने इंडिया को लेकर कोई भी नरमी नहीं दिखाई, जबकि इंडिया को आपसे जो पहले सरकार थी, यानी कि अमेरिका की, वो अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर मानते थे। वो ये मानते थे कि शायद चीन को कंट्रोल करने के लिए, या चीन की जो थ्रेट है यूएस के डोमिनेंस को, उसको अगर कर्टेल कर सकता है या उसका एक विकल्प हो सकता है, वो भारत हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने एक अलग तरह का इकोनॉमिक एजेंडा चलाया,
उनकी जो नीतियां हैं वो उनके पूर्ववर्ती डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन्स हों, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका में, उनसे भिन्न है। और ये हमें समझना होगा कि ट्रंप जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि लोग उनके देश में आके निवेश करें। अब भारत से वो क्या चाहते हैं, दरअसल ये पूरा प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है। भारत से वो ये चाहते हैं कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां या 8-10 बड़ी जो कंपनी हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो एक वाइट हाउस में आए और वो एक ऐलान करें कम से कम 500-600 बिलियन डॉलर का अमेरिका में। तो अगर वो 500 से 600 बिलियन डॉलर का ऐलान करते हैं अमेरिका में निवेश का, तो शायद फिर ट्रंप जो है इस चीज़ को देखेंगे कि मैं टैरिफ ना लगाऊं या भारत के साथ जो पूर्व जैसे पहले रिश्ते थे वो बहाल हो जाए। पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं अमेरिका के, वो जग जाहिर है कि वो एक क्रिप्टो वाला एक मामला है, क्योंकि उनको साथ क्रिप्टो करेंसी की जो डील हुई है, जो बैक चैनल डील हुई है, वो उसको लेकर ये जो रिश्ते में सुधार है तात्कालिक शॉर्ट टर्म, तो ये उसी की वजह से है। लॉन्ग टर्म जो एलाई था इंडिया, आपने फ़िलहाल यानी कि जो प्रेजेंट अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने फ़िलहाल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ठंडे बस्ते में डाल दिया है, मतलब ज़्यादा मोहब्बत थोड़ी उस तरफ दिखाई जा रही है, वो भी एक तरह हाँ, से क्योंकि वहाँ पे टेक्निक है। शॉर्ट टर्म गेंस हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जिनको फ़ायदा भी होगा शायद क्रिप्टो के। ओह ठीक। हाँ। एक बड़ी एक रिपोर्ट और है जो 2-3 दिन पहलों की है, तो 2-3 दिन पहले की है, जब से ये चर्चा चलनी शुरू हुई कि भारत अपना तेल वहाँ से खरीदना बंद करे या कम करे, तेल खरीदना कम करे, तो रशियन मीडिया में भारत को लेकर बहुत सारी खबरें रहीं। मसलन चाइना को लेकर ये खबरें रहीं कि स्पुतनिक है, तास है, उन सब का कहना है कि ये जो पेट्रोल की खरीद है ये सिर्फ बहाने हैं। किसी भी तरह चाइना के पैरेलल उसे एक ज़मीन चाहिए भारत में। ये तो बहुत पुरानी थ्योरी भी मेरा ख्याल है अमेरिका को, और ये यही वजह है कि बार बार ये इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं, तेल की बातें उठाई जा रही हैं। पर असल बात यह है कि चाइना के खिलाफ एक जगह उसे चाहिए एशिया कॉन्टिनेंटल में, और वो है भारत। उससे बेहतरीन कोई जगह हो नहीं सकती। क्या ये भी इसे भी आप देख रहे हैं ऐसे? नहीं, इसमें दो बातें हैं। देखिए, तेल का हमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना चीन को हुआ। हाँ। हमने तेल खरीदा रूस से, तो वो हमें थोड़े से डिस्काउंट पे मिला। वो सस्ता भी नहीं मिला कि इतना सस्ता था कि कोई तेल की नदियाँ बह रही थी। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि तेल तो बहाना है, असली जो है मामला वो ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके साथ कोई विन विन डील करे। विन विन डील करने का मकसद ये है कि वो कुछ इतना बड़ा अमाउंट अमेरिका को तोहफे में दे, जैसे वो सऊदी अरब गए थे, कतर गए थे, उन्होंने 100-125 मिलियन डॉलर्स के समझौते किए। तो भारत से भी वो इसी बात की उम्मीद करते हैं कि शायद भारत भी अमेरिका की शर्तों पर कोई डील करे। अब इसमें दो बातें हैं। जो अमेरिका ने फ़िलहाल जो रवैया अपनाया है वो नया नहीं है। वो 1974 में भी हो चुका है, 1971 में भी हो चुका है, माफ़ कीजिए। जब बांग्लादेश के निर्माण की बात आई थी तब भी अमेरिका ने अपना एक वॉरशिप भेज दिया था अरेबियन सी में, हिंद महासागर में। तो ये घटना इसको मानते हैं कि 1950 की मैं एक घटना आपके सामने दोहराऊंगा कि 1950s में जापान को भी कुछ इसी तरह अमेरिका ने बुली किया था। तो जापान उस समय एक जो डेवलपिंग नेशन था, तो उस समय जापान के लोगों ने या सरकार ने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वार वो झेल चुके हैं, फिर अमेरिका की भी बुली देख रहे हैं, तो उन्होंने फिर खुद को अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करा, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया, आर्थिक ताकत को। उनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो पूरी दुनिया में बिकने लगे, जिसमें टोयोटा का नाम ले लें, सुजुकी का नाम ले लें, और बहुत सारे ब्रांड हैं जो पूरी दुनिया में छा गए। उसके बाद उसने चीन के साथ अपने मसलों को सुलझाया, क्योंकि जापान एक पावर बन चुका था, आर्थिक पावर बन चुका था। रूस के साथ भी उसने अपने मसले सुलझाए, क्योंकि रूस ने भी अब उसको ज़्यादा वेटेज दिया, क्योंकि जापान एक बड़ी आर्थिक शक्ति था। ये जो हमारे साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज़ हमारी जो इकोनॉमी है अब उसको दूसरे लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम नंबर 3 इकोनॉमी बनना तो चाहते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां या इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा होने की ज़रूरत है जिससे हमें कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत हमें बुली ना कर सके, यानी कि हम पर अपनी चौधराहट ना चला सके। तो मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ वॉर है ये हमारे लिए एक सबक भी है कि
आज अमेरिका है, कल चीन हो सकता है, परसों कोई और मुल्क हो सकता है जो हमें इस तरह से बुली कर सकता है। तो हमें अपनी जो इकनॉमी है उसको और बेहतर तरीके से उसमें रिफॉर्म्स लाकर उसको मैन्युफैक्चरिंग बेस उसका और बड़ा कर और एक बड़ा बाज़ार अमेरिका के बाहर भी तलाश करके एक बड़ी इकनॉमी, रोबस्ट इकनॉमी बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस तरह की जो ये थ्रेट आती हैं या जो ये झटके लगते वो हैं बड़ा अच्छा शब्द है बुली करना, कि वो कोई ना कर सके हमें। वो कोई ना कर सके। एक लास्ट और वापस हम यूक्रेन पर अपनी चर्चा को लेकर जाएंगे। कल जिस तरह से ये महामुलाकात होने वाली है, तो क्या वाकई यूक्रेन के लिए कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है? उसकी स्थिति तो ऐसे ही हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। 4 इलाके बड़े बड़े रशिया के लगभग कब्जे में हैं। इसमें जापोरिजिया है, खेरसोन है, डोनेट्स है, और बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है ज़मीन का लेन देन करना पड़े, हो सकता है ज़मीन का लेन देन करना पड़े। इन सब के बीच कल जब ये बैठक होगी और अब जब ये बैठक ख़त्म होगी, तो यूक्रेन के लिए कुछ निकल कर आएगा इससे, या सिर्फ देखिए, औपचारिकता? उम्मीद तो है कि शायद निकल के आएगा, और लेकिन उम्मीद इस बात की भी है कि रशिया की जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि वो जो इलाका उसके पास है वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये रशिया की एक तरह से जो विस्तारवादी नीति है वो उसी का हिस्सा है। रशिया ये चाहता है कि पूरा यूक्रेन मेरा था, ये वेस्ट ने साजिश करके इस अलग मुल्क बनाया और मेरे लिए एक सरदर्द खड़ा किया। यूएसएसआर के वक्त की बात कर रहे हैं आप? और आज अगर यूक्रेन के साथ कोई समझौता होता है तो उसमें कोई 1/3 या कोई 30% हिस्सा भी अगर उसे वापस मिलता है तो रूस इसे अपनी बड़ी जीत मानेगा और वो रूस इस चीज़ पे सहमति जताएगा। तो ये सोचना कि बिना किसी लैंड स्वैपिंग के, यानी कि ज़मीन की अदला बदली से के बगैर रूस मान जाएगा, इस बात की उम्मीद बेहद बेहद कम है। इन लगभग जो 4 इलाके हैं उन पर लगभग कब्जा। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण कि नेटो से अब ये मतलब औपचारिक कोई नेटो का मेंबर बनने की कोशिश नहीं करेगा, ये भी एक बात बीच में निकल कर ये भी है, 3-4 बातें हैं जिसमें ये भी है कि नेटो के मेंबर आप नहीं बनेंगे, आप यूरोपियन यूनियन में भी नहीं जाएंगे, आप अपनी जो लैंड है, जो स्वैपिंग है, वो जो रूस का हिस्सा है वो उसे वापस करेंगे, या रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, आप कोई हथियार नहीं खरीदेंगे और ना ही आप कोई विदेशी हथियार ही ख़ास तौर पर अमेरिका से कोई हथियारों को तैनात नहीं करेंगे। उसमें ये भी एक पॉइंट है। तो ये तमाम बातें हैं। अब कल इस महामुलाकात पर सबकी नज़र है, ज़ाहिर तौर पर आपके लिए हमारी भी नज़र है। जो भी अपडेट होगा वो भी हम इसी तरह पहुंचाएंगे। फ़िलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।